इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं चोलों से बताऊंगा, क्योंकि पांड्यों के बारे में ऑलरेडी बन गई है एक ऑडियो, चालुक्य के बारे में बन गई है और पल्लवों के बारे में बन चुकी है। अब चोलों के बारे में बात करते हैं। चोल वंश सबको पता है अपने मतलब प्रशासन के बारे में जाना जाता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चोलों को रहा है वो विश्व बोलते हैं विश्व प्रसिद्ध रहा है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो खास बात रही है कनेक्टिविटी विद द पॉपुलेशन और सोसाइटी, समाज से जो जुड़ाव है और जो वहाँ की जनता है उससे जो कनेक्शन है वो बताता है कि वहाँ का लोकल जो प्रशासन है शासन कितना अच्छा था। व्यापारिक अच्छी उनकी स्थिति रही है। चोलों की खास बात रही है उनके पास नेवी थी। नेवी के दम पे चोलों ने श्रीलंका को जीता, इधर आप कह सकते हो इंडोनेशिया और काफ़ी कुछ कंट्रीज, इवन चोलों के राजाओं ने ऊपर तक अटैक कर दिया था। अब मैं जो जो पार्ट होंगे उसके बारे में बताऊंगा। चोलों के राजा ने दक्षिण से लेके यहाँ गंगा जी का पानी लेके गए थे उन्होंने, राजेंद्र चोल ने गंगा जी और गंगा चोलपुरम में एक जगह वहाँ पे अपना एक कुंड बनवाया था। तो प्रसिद्ध राजा रहे हैं, बड़े फेमस राजा हैं, इनके बारे में आपको पढ़ाई करनी है। चोलों का आप कह सकते हो स्थापत्य कला इसको बोलते हैं, एक मूर्ति कला होती है स्कल्पचर इसको बोलते हैं, स्थापत्य कला आप कह सकते हो इसको वास्तुकला बोलते हैं, जो घर बनाने की। एक मंदिर कला होती है, मंदिर किस तरह से बनाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है और जिससे स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं चोलों की। चोलों के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। चोल दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध वंशों में से एक है, सीधी सी बात है। चोल इवन मुझे लग रहा है कि दक्षिण भारत का जो सबसे प्रसिद्ध जो वंश है ना वो चोल ही है, एक नहीं है, सबसे प्रसिद्ध वंश ही चोल है, जिसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाकर, तंजौर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है, बनाकर तमिलनाडु कर्नाटक के हिस्सों पर आसानी से शासन किया। चोलों के साथ साथ तमिलनाडु में भी रहा है और कर्नाटक के कुछ हिस्से पे भी रहा है। आरंभिक चोल शासक करकाल चोल था। करकाल एक प्रसिद्ध राजा रहा है चोलों का, जिन्होंने दूसरी शताब्दी में शासन किया। मतलब दूसरी शताब्दी समझ रहे, बहुत पहली बात है ये। करकाल चोलों का राजा, इसने दूसरी जो एक युद्ध मैंने बताया था कि बेंगी का युद्ध, बेंगी का युद्ध नहीं था, वो कुछ और नाम था उस युद्ध का, मुझे नाम ध्यान नहीं, वो करकाल और जो उसके बीच में हुआ था प्रसिद्ध युद्ध, एक बार एक ऑडियो बनाई उसमें बताया मैंने। तो आरंभिक शासक करकाल के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि करकाल किस राजवंश से संबंधित राजा है, तो आपको पता होना चाहिए चोलों का राजा है। 850 में पांड्य पल्लव युद्ध के दौरान विजयालय ने तंजौर पर अपना अधिकार कर लिया। एक्चुअल में क्या है कि जो बाद में जो चोल बने, जैसे 800 के आसपास में 900 ईस्वी में बने, इनकी स्थापना विजयालय ने की थी। इसने 850 में क्या किया था, पांड्य को हरा दिया, पल्लवों को हरा दिया और अपने राज्याभिषेक को सफल बनाने के लिए तंजौर में एक मंदिर बनवाया। किसने, विजयालय ने तंजौर में एक मंदिर बनवाया था 850 ईस्वी में। इस दौरान श्रवणबेलगोला में गोमातेश्वर की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित की। तंजौर में एक मंदिर बनवाया, उसके बाद गोमातेश्वर की एक विशाल जो प्रतिमा थी वो श्रवणबेलगोला में स्थापित कराई। किसने कराई, श्रवणबेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में, बेंगलोर के पास पड़ता शायद, ठीक है। 850 ईस्वी की बात है ये विजयालय ने काम कराया था। विजयालय का पुत्र था आदित्य प्रथम। आदित्य आज भी मॉडर्न नाम है, आज भी लोग अपने बच्चों का नाम आदित्य रखते हैं ना, तो विजयालय के बेटे का नाम था आदित्य और उसने कब से कब तक शासन किया, 871 से 901 तक, ठीक है। उसका जो उत्तराधिकारी मानते हैं विजयालय को, विजयालय का आदित्य प्रथम को। फिर उसके बाद आता राजराज प्रथम, इसका समय है 985 से 1014। जो राजराज प्रथम है 985 से 1014, मतलब 14 साल ये हो गई और 15 साल ये हो गई, तो अब 29 ईयर्स इसने शासन किया है। इस समय बताते हैं कि चोल जो उनकी शक्ति थी वो शीर्ष पे थी, मतलब एक आप कह सकते हो उस समय सर्वशक्तिमान थे जब राज कर रहे थे। उसने राष्ट्रकूटों को अपने क्षेत्र से वापस छीन लिया। जो राष्ट्रकूटों ने क्षेत्र छीना था चोलों का पहले, उसको वापस ले लिया और चोल शासकों ने सर्वाधिक मतलब जीत के अपना सबसे ज्यादा पावरफुल बना दिया चोलों के अपने राज्य को। उसने तंजावर में भगवान शिव का एक सुंदर मंदिर बनवाया था। तंजावर में किसमें, तंजावर में उसने ही बनवाया था विजयालय ने, और तंजावर में ही भगवान शंकर का एक सबसे बड़ा मंदिर बनवाया। आपको पता है इसको बोलते हैं बृहदेश्वर टेम्पल, वो राजराज प्रथम ने बनवाया है, जो बताते हैं सबसे बड़ा मंदिर है, देखना जाके कभी समय मिले तो। उसका नाम राजराजेश्वर कहलाया, मतलब उस मंदिर का नाम राजराजेश्वर, वो एक्चुअल में बृहदेश्वर टेम्पल ही है। राजराजेश्वर जो मंदिर है उसका दूसरा नाम है बृहदेश्वर टेम्पल। राजराज प्रथम का पुत्र था राजेंद्र चोल। इसने 1014 से 1044 तक शासन किया, मतलब 30 साल शासन किया है। किसने, राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल के बारे में तो बहुत पहले भी लोगों को स्पेशली बता देते हैं किसने क्या किया था। इस वंश का एक अन्य महत्वपूर्ण शासक है जिसने, राजेंद्र चोल के बारे में बताया, जिसने उड़ीसा जीता, बंगाल जीता, बर्मा जीता, अंडमान निकोबार पर अपना अधिकार कर लिया। राजेंद्र चोल ने अंडमान निकोबार जीता। पहले बहुत आसान काम नहीं था, जल सेना की जरूरत पड़ेगी, कैसे जाओगे अंडमान निकोबार भाई तमिलनाडु से, पानी के जहाज कैसे होंगे, नाव कैसी होंगी, आपके पास नेवी कैसी होगी। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी, तो उस समय जीतना अपने आप में एक बड़ी बात हुआ करती थी। उड़ीसा जीता, बंगाल जीता, बर्मा जीता, अंडमान निकोबार जीता। इसके शासनकाल के दौरान भी चोल बोलते प्रसिद्ध था। राजेंद्र चोल का नाम तो लगभग सबने सुना ही और प्रसिद्ध राजा रहा है। इसने श्रीलंका पर भी कब्जा किया था। अब इसके बाद आता है कुलोतुंग। कुलोतुंग प्रथम भी एक प्रसिद्ध राजा रहा है। 1070 से 1122 तक कुलोतुंग चोलों का राजा रहा है। कुलोतुंग प्रथम ने दो साम्राज्य बेंगी के पूर्वी चालुक्य को तंजावर के चोल साम्राज्य को जोड़ दिया। ये यहाँ पर एक लाइन पूछी जा सकती है कि जो कुलोतुंग ने क्या किया था, जो
वेंगी के जो चालुक्य थे और तंजावर के चोल थे, आपस में उनको जोड़ दिया था। 1122 में कुलोत्तुंग की मृत्यु हो जाती है। उसका बेटा विक्रम चोल, जिसे त्याग समुद्र भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें किस राजा को त्याग समुद्र के नाम से जाना जाता है, तो त्याग समुद्र विक्रम चोल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? विक्रम चोल को। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए लाइन। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय, वो एक कमजोर शासक है जिसने पांड्य के समर्पण कर दिया। बाद में मलिक काफूर ने 1310 में इस पर तमिल राज्य पर आक्रमण कर लिया। मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जो एक हिजड़ा था। मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। ठीक है, तो उसने समर्पण किसने किया मलिक काफूर के सामने? राजेंद्र तृतीय ने, चोलों का अंतिम राजा है, और चोल साम्राज्य समाप्त कर दिया मलिक काफूर ने। अब बात करते हैं राष्ट्रकूटों की। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की दंती दुर्ग ने। आपको ये पता होना चाहिए 735 से 756 तक इसने राज किया। राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को उखाड़ फेंका। चालुक्य किसने हराए? राष्ट्रकूटों ने। 973 ईस्वी तक शासन चलता रहा। देखो दक्षिण में जो राजा रहे, स्पेशल जो वंश रहे, चालुक्य वंश हो गया, चोल वंश हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, पल्लव हो गया, पांड्य हो गया, चेर हो गया, ये आपस के आसपास के क्षेत्रों में आपस में लड़े, जो खत्म हो गया दूसरा आ गया। कभी कभी ये समांतर भी शासन करने, पहले बोलते ना इधर चोल चल रहे हैं, उधर राष्ट्रकूट चल रहे हैं, इधर चालुक्य चल रहे हैं, उधर पल्लव, इस तरह से चलते रहे। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट की। तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की साम्राज्य की स्थापना की थी। ये कब की थी? 735 में, आप बोल सकते हो इसको। चालुक्यों को इसने हरा दिया था। उसके बाद की थी दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट है ना, इनके राजा बड़े प्रसिद्ध रहे। दंती दुर्ग का जो उत्तराधिकारी था कृष्ण प्रथम, इसने 756 से 774 शासन किया था। 756 से 774 तक इसने शासन किया था। ईस्वी की बात है। कृष्ण प्रथम ने द्रविड़ शैली के एलोरा मंदिर, कैलाश मंदिर, ये तो कृष्ण कैलाश मंदिर जो बना है एलोरा में, जो द्रविड़ शैली से बना है, वो किसने बनवाया? वो बनवाया कृष्ण प्रथम ने। और कृष्ण प्रथम कौन है? दंती दुर्ग का लड़का। और दंती दुर्ग कौन है? राष्ट्रकूट का संस्थापक। और कृष्ण प्रथम कौन है? राष्ट्रकूट वंश का एक प्रसिद्ध राजा। इस वंश के अन्य शासक कौन कौन थे? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने कब तक किया? 774 से 780 तक। इसने ज्यादा शासन नहीं किया। ध्रुव एक लंबा, ध्रुव के बारे में कम बताया, लेकिन ध्रुव ने तो बहुत दिन शासन किया है। ध्रुव ने 780 से 790 तक किया है। गोविंद तृतीय ने 793 से 814 तक किया है। और अमोघ वर्ष नृपतुंग प्रथम, इसने 814 से 887 तक। आप सोच सकते हो अमोघ वर्ष ने कितने दिन शासन किया होगा। इसको माइनस कर दो, कितने दिन किया होगा? 3 और 73 साल शासन किया इसने। मजाक है क्या? अमोघ वर्ष इस वंश का सबसे महान शासक रहा है। किसका? राष्ट्रकूट वंश का। वह गोविंद तृतीय का बेटा था। अमोघ वर्ष के साम्राज्य के विस्तार के विषय में अरबी यात्री सुलेमान से जानकारी मिलती है। तो अमोघ वर्ष का जितना भी साम्राज्य का क्षेत्रफल था, उसके बारे में सुलेमान बताता है, जो कि अरब का एक यात्री था, जो 851 ईस्वी में उसके दरबार में गया था। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि सुलेमान किसके दरबार में गया था? सुलेमान अमोघ वर्ष के दरबार में गया था। अमोघ वर्ष कौन है? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटों का एक सबसे प्रतापी राजा रहा है, जिसने 73 ईयर शासन किया है। 814 से 887 तक शासन किया है। ये आपको पता होना चाहिए। इस दौरान क्या होता है, भारत में जब अरब यात्री अल मासदी ने राष्ट्रकूट राजा को भारत का महानतम राजा कहा जाए। मतलब जो अरब यात्री कौन था? अल मासदी ने क्या बोला? राष्ट्रकूट जो राजा है भारत का सबसे महानतम राजा है। उसके द्वारा स्थापित राजवंश, जिसकी राजधानी कल्याणी कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में। बाद के कल्याणी के चालुक्य कहलाए। मतलब इसी के जो राजवंश थे, इसी ने स्थापित किया। बाद में वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। प्रारंभ में चालुक्य बादामी के चालुक्य थे। ये आपको पता होना चाहिए। पहले जो चालुक्य थे, पहले बादामी के थे। कल्याणी के जो चालुक्य है, पहले ये राष्ट्रकूट, बाद में ये कल्याणी के चालुक्य कहलाए। तैलप ने 23 वर्ष तक शासन किया। तो आपको ये पता होना चाहिए, तैलप एक राष्ट्रकूट राजा रहा जिसने 23 वर्ष तक शासन किया था। अब बात करते हैं प्रत्याहार की, और क्या क्या बचा इसमें। प्रत्याहारों की बात करते हैं। इसमें एक्चुअली सारी चीजें नहीं लिखी, जितना मैंने पढ़ा था राष्ट्रकूट के बारे में, उसमें से इसमें 10% भी नहीं लिखा है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन अभी इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये सही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं प्रत्याहार वंश की। 800 से 10वीं ईस्वी, मतलब लगभग 200 साल प्रत्याहारों का वंश रहा है। प्रत्याहारों को गुर्जर प्रत्याहार भी कहा जाता है। ऐसा शायद इसलिए कहा था क्योंकि ये मूलतः गुजरात या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में रहते थे। गुजरात से निकला है, गुजरात से गुर्जरों का क्षेत्र ही गुजरात, मतलब इस तरह से माना गया। दक्षिण पश्चिम राजस्थान से भी इनका संबंध बताते हैं। नागभट्ट प्रथम ने सिंध से राजस्थान में घुसपैठ करने वाले अरबी आक्रमणियों को पश्चिम भारत की रक्षा किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। जो अरब से आक्रमण करते थे, उनको नागभट्ट प्रथम ने रोक दिया। नागभट्ट प्रथम कौन था? प्रत्याहार वंश का राजा था।
नागभट्ट प्रथम के बाद प्रत्याहारों को लगातार हार का सामना करना पड़ा, मतलब उसने जीता, उसके बाद प्रत्याहार हार गए। इनमें सर्वाधिक कौन थे? राष्ट्रकूट शासकों ने प्रत्याहारों को हरा दिया था। ये पढ़ा राष्ट्रकूट, कृष्ण ने, दंतीदुर्ग ने और ध्रुव ने और अमोघवर्ष, सब ने इनको हराया था। उसके भी शासनकाल में सुलेमान यात्री आया था। सुलेमान ने बताया ना, अमोघवर्ष दक्षिण भारत का सबसे प्रतापी राजा है, उसी ने तो बताया। भारत का राजा भी उसे बताया था कि भारत का सबसे प्रतापी राजा अमोघवर्षी है। मेहर भोज का उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम था। तो मेहर भोज राजा हुआ है इनमें गुर्जर प्रत्याहारों में, इसका उत्तराधिकारी महेंद्रपाल है। इसकी प्रमुख उपलब्धि है मगध और उत्तरी बंगाल पर अधिकार। तो महेंद्रपाल ने क्या किया है? मगध को जीत लिया है और उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया है। उसके प्रसिद्ध लेखक राजशेखर, राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे, जिसने अनेक साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं। राजशेखर ने कपूर मंजरी लिखी है, बाल रामायण लिखी है, बाला और भरता लिखी है, काव्य मीमांसा लिखी। किसने लिखी है? राजशेखर ने। राजशेखर कहाँ रहता था? महेंद्रपाल के दरबार में। महेंद्रपाल कौन है? मेहर भोज का लड़का। मेहर भोज कौन है? मेहर भोज गुर्जर प्रत्याहार का एक प्रसिद्ध राजा है। महेंद्रपाल की मृत्यु के साथ ही सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। जब राजा मरता है तो भाई कोई ना कोई तो राजा बनेगा, लड़ाई हो जाती है। अगर आप पहले से चीजें डिक्लेयर नहीं करोगे तो लड़ाई जब होती है पहले से नहीं बोला कि राजा ये होगा। दूसरी लड़ाई जब होती है जब इस चीज को स्वीकार करना बंद कर दे, मना कर दे कि हम राजा की बात नहीं मारेंगे, हम अब अपनी इच्छा से लड़ाई करके या फैसले के साथ ही राजा डिक्लेयर करेंगे। राजा कौन बनेगा? मैं बनूंगा, तू बनेगा। इस तरह की लड़ाई होती है। राजा बनने के लिए लड़ाई तभी होती है जब पहले से डिक्लेयर को सिस्टम नहीं हो राजा बनाने का, सिस्टम कोलैप्स करता है तब लड़ाई होती है। अब बात करते हैं उसका जो सौतेला भाई है ना महेंद्रपाल का, उसने खुद को वारिस घोषित कर दिया कि भाई मैं वारिस हूं और मैं ही राजा बनूंगा। राष्ट्रकूट शासक इंद्रतीर्थ ने दक्षिण वापस महिपाल को दक्षिण द्वारा से हरा दिया। जो इंद्र तृतीय ने क्या किया? महिपाल को हरा दिया और दक्षिण से निकाल दिया और उसे बाद में संभलने का मौका नहीं दिया। महिपाल का जो पुत्र था और उत्तराधिकारी महेंद्रपाल साम्राज्य बनाए रखने में कायम है। महेंद्रपाल ने तो काफी कुछ, मतलब आप कह सकते हो साम्राज्य को स्थापित करने में सफलता पाई। इसमें बहुत कम लिखा हुआ है लेकिन। अब बात करते हैं पालों की। 9वीं शताब्दी में भारत आए अरबी व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूमी कहा है। तो ये क्वेश्चन यही बनता है कि पाल साम्राज्य को रूमी किसने कहा है? सुलेमान ने कहा है। सुलेमान अरब से आया एक व्यापारी था, उसमें तो यात्री लिखा हुआ था, व्यापारी यात्रा ही काम करेगा। रूमी कहा गया। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। गोपाल एक उत्कृष्ट बौद्ध था गोपाल ने पाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने ओदंतपुर, बिहार शरीफ जिला है बिहार में, ओदंतपुर यूनिवर्सिटी है ना, बौद्ध बिहार की स्थापना, ओदंतपुरी में बौद्ध बिहार की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल बना, जिसने पाल वंश को पाल वंश का जो सबसे ज्यादा अच्छा समय रहा है, सबसे शक्तिशाली समय रहा है, वो गोपाल के टाइम पर रहा है, सॉरी धर्मपाल के समय पर रहा है। धर्मपाल ने विस्तार कर दिया था। धर्मपाल ने इसमें संघर्ष में त्रिस्तरीय संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष, उसमें भी धर्मपाल ने भाग लिया था। 32 वर्षों के शासन के बाद धर्मपाल की मृत्यु हो जाती है और अपना जो उसने विस्तृत साम्राज्य था उसके ऊपर देवपाल को दे देते। धर्मपाल का लड़का कौन था? देवपाल 810 में गद्दी पर बैठता है। 40 वर्षों तक शासन किया उसने, 40 साल तक शासन किया है उसने। क्या किया? प्राग ज्योतिषपुर शब्द याद रखना है आपको, ये असम में पड़ता है। प्राग ज्योतिषपुर उड़ीसा के क्षेत्रों और आधुनिक नेपाल के क्षेत्रों में अपना नियंत्रण किया था। तो ऐसा माना जाता है कि प्राग ज्योतिषपुर को उसने एक अपना बोलते ना एक शक्ति का केंद्र बना दिया था। किसने? देवपाल ने। उसने प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण दिया। तो हरिभद्र जो बौद्धों के राइटर थे, लेखक थे, वो कहाँ रहते थे? देवपाल के यहाँ। बौद्ध कवि और लोकेश्वर शतक के लेखक ब्रजदत्त ने क्या लिखा है? लोकेश्वर शतक। देवपाल के दरबार में ही रहते थे। ब्रजदत्त कहाँ रहता था? देवपाल के दरबार में। ब्रजदत्त ने क्या लिखा है? लोकेश्वर शतक। अब बात करते हैं सैन वंश की। ये 1100 से 1200 ईस्वी की बात है। सैन वंश के बारे में बात करते हैं। सॉरी। सैन वंश ने पालों के बाद बंगाल पर शासन किया। पालों के बाद कौन सा वंश आता है? सैन वंश आता है। इसका संस्थापक कौन है? सामंत सेन। सैन वंश का संस्थापक सामंत सेन, जो ब्रह्म क्षत्रिय कहलाया। ब्रह्म क्षत्रिय कौन कहलाया? सामंत सेन। सामंत सेन कौन है? सैन वंश का संस्थापक। सैन वंश का समय क्या है? 1100 से 1200 ईस्वी। ये जगह कौन सा है? बंगाल का। सामंत सेन के बाद उसका पुत्र हेमंत सेन गद्दी बैठता है। सामंत के बाद हेमंत बैठता है। इसने बंगाल की अस्थिर राजनीति स्तर लाभ उठाकर स्वतंत्र रियासत के रूप में खुद को प्रमुखता से स्थापित कर दिया। जब हेमंत सेन बैठता है तो उसने उसे ऐसा लगा कि उसको कोई कंट्रोल नहीं करने वाला है, तो उसने अपने आप को स्वतंत्र राजा डिक्लेयर कर दिया। हेमंत सेन का पुत्र विजय सेन। हेमंत सेन का बेटा कौन है? विजय सेन, जो एक प्रसिद्ध राजा रहा है। लगभग संपूर्ण बंगाल पर नियंत्रण कर अपने परिवार को प्रकाश में लाया।
तो विजयसेन ने क्या किया था, पूरे बंगाल को कब्जे में कर लिया था। पूरे बंगाल पर कब्जा करने के बाद उसने अपने परिवार की जो एक पहचान अच्छी सी बना दी, और उस पहचान के रूप में उसने एक बोलते हैं सैन वंश को आज मजबूर कर दिया लोगों को सैन वंश के बारे में लिखें। भाई बंगाल भी तो काफी बड़ा है ना, बंगाल पाकिस्तान में गया, बंगाल कहाँ है, सॉरी पाकिस्तान में चला गया था, अभी बांग्लादेश है, बंगाल का पार्ट तो है। बंगाल में पहले ये उड़ीसा बिहार आता था, उड़ीसा आता था, पश्चिम बंगाल आज का आता था, बांग्लादेश आता था, कुछ हिस्सा असम का आता था। बंगाल कोई छोटा नहीं है, बंगाल बहुत बड़ा है। तो ये सबसे प्रतापी राजा कौन रहा है, विजयसेन। विजयसेन की जो उपाधियां हैं वो है परमेश्वर की, परम भट्टारक की और महाराज धीराज की। तो विजयसेन ने तो तीनों उपाधि ले ली बड़ी बड़ी, परम भट्टारक, महाराज धीराज, परमेश्वर। प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष उसकी प्रशंसा में विजय स्तंभ की रचना की। तो विजयसेन, विजय स्तंभ की रचना किसने की, श्रीहर्ष ने। किसके लिए की, विजयसेन के लिए। विजयसेन और विजय स्तंभ नाम मिला हुआ है ना, तो राजा विजयसेन की प्रशंसा में श्रीहर्ष ने विजय प्रशस्ति की रचना की थी। और ये बंगाल के सैन वंश से संबंध रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विजयसेन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बल्लाल सेन बना। विजयसेन के बाद बल्लाल सेन आता है, वो भी एक प्रसिद्ध विद्वान था। लक्ष्मण सेन के शासनकाल के दौरान साम्राज्य का पतन, जो लक्ष्मण सेन था उसमें सैन वंश पतन की ओर चला गया। सीधी सी बात है, राजा कैसा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करती हैं सारी चीजें। तो आपको विजयसेन के बारे में पढ़ना है ज्यादातर इसमें, और ये पता होना चाहिए कि सामंत इसने सैन वंश की स्थापना किसने की थी। सैन वंश की स्थापना आपको पता सामंत सेन ने की थी, और विजयसेन इसका प्रसिद्ध राजा रहा है। श्रीहर्ष विजयसेन के दरबार में रहा है, इसने विजय प्रशस्ति लिखी है। अब देवगिरी के यादवों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये 1200 से 1300 ईस्वी की बात है। इस वंश का जो प्रथम सदस्य द्रीध प्रहर था। इस वंश का जो प्रथम सदस्य था वो था द्रीध प्रहर। हालांकि द्रीध प्रहर का पुत्र स्योनचंद्र प्रथम वह पहला व्यक्ति था जिसने अपने परिवार के लिए राष्ट्रकूटों से जागीरदार का पद प्राप्त किया था। तो ये देवगिरी के यादव थे, इनका जो पहला सदस्य मानते हैं इस वंश का, तो द्रीध प्रहर है। द्रीध प्रहर का एक बेटा है स्योनचंद्र। स्योनचंद्र ने क्या किया है कि राष्ट्रकूटों से जागीरदार पद लिया। जागीरदार का पद लेने के बाद ही जागीर मिलती है। धीरे धीरे जागीरदार अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर करते हैं, सत्ता हासिल करते हैं, सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जागीरदार अपने आप को स्वतंत्र करते थे बड़े राज्य से, तो अपना छोटा सा राज्य स्थापित करते थे। ये कहीं ना कहीं कहानी रही है। उस समय क्या है कि सब तलवार के दम पर चला करता था। आज के समय की बात और उस समय की फर्क है। उस समय तलवार के दम पर चला करता था। सॉरी। भिल्लव ने यादव साम्राज्य की नींव रखी। आपको याद रखना, भिल्लव ने यादव साम्राज्य की नींव रखी, जो एक शताब्दी तक कायम रहा। 100 साल तक चला, एक शताब्दी में 100 साल तक। सिंहन इस परिवार का सबसे शक्तिशाली शासक था। सिंहन दक्षिण में अपनी सफलता से उत्तेजित होकर सिंहन ने अपने वंशगत शत्रु उत्तर में परमार और गुजरात में चालुक्यों से युद्ध छेड़ा। तो चालुक्य कहाँ थे, गुजरात में। उत्तर में परमार थे। परमार और गुजरात के चालुक्यों से युद्ध किसने छेड़ा था, सिंहन, जो कि देवगिरी के यादव वंश का एक राजा था। उसने परमार राजा अर्जुन वर्मन को पराजित कर परमार राजा अर्जुन वर्मन को उसरा दिया, उसकी हत्या कर दी। इस तरह सिंहन के शासन में यादव राज अपने गौरव सबसे ऊपर पहुंच गया। गौरव का एक चरम होता है, उस पर सिंहन के समय पर यादव राज, देवगिरी का जो यादव राज है, पहुंच जाता है। संगीत पर एक प्रमुख रचना संगीत रत्नाकर के दरबार में लिखी गई। इसके दरबार में संगीत रत्नाकर संगीत पर एक रचना है जो सिंहन के दरबार में लिखी गई है। अनंत देव और चांग देव दो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री इसके दरबार में रहते थे। अनंत देव और चांग देव कौन थे, खगोल शास्त्री थे। वो कहाँ रहते थे, सिंहन के दरबार में रहते थे। सिंहन कौन था, देवगिरी के यादव वंश का राजा। सिंहन ने क्या किया था, परमारों को हराया था और एक लड़ाई उसने गुजरात के चालुक्यों से की थी। इसके दरबार में कौन रहता था, अनंत देव और चांग देव, दोनों कौन थे, खगोल शास्त्री। और इसी के दरबार में एक संगीत पर रचना हुई है, इसको संगीत रत्नाकर बोलते हैं। संभवतः आगे क्या है, रामचंद्र अंतिम यादव शासक है। रामचंद्र के बारे में तो मैंने सुना है पहले, ये अंतिम यादव शासक था। मलिक काफू ने आसानी से कंकर देव को परास्त कर हत्या कर दी और यादव वंश को अपने कब्जे में ले लिया। तो मलिक काफूर जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा था, उसने कंकर देव कराया और सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में इसका यादव जो देवगिरी के यादव थे, इस वंश को अपने आप में मिला लिया। तो आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है। दक्षिण भारत के राज्य का